गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता। तो वर्तमान में प्रासंगिकता का जो अर्थ है वो आप इस बात से लगाइए कि अभी इसका महत्व क्या है, ठीक है ना। तो स्पेशली आपको उसमें बताना कि अभी किन किन मामलों में इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों गुट निरपेक्ष आंदोलन अभी बना रहना चाहिए। तो ये जो बड़ा प्रश्न आता है, तो सबसे पहले हम बात करें कि इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा क्यों हुआ। ठीक है, सबसे पहली चीज आप देखिए कि प्रश्न चिन्ह खड़ा कब होता है, जब 91 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये कारण रहा कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन है, उसका जन्म किस कारण से हुआ था? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के द्वारा जो इनके मध्य जो शीत युद्ध चल रहा था, जो पारस्परिक एक संघर्ष जो इनके मध्य है, मनोवैज्ञानिक प्रचारात्मक एक दूसरे के शस्त्र प्रतिस्पर्धा, ये जो चल रहा था, और इससे बचने के लिए नवोदित जो राष्ट्र थे, कौन से? एशिया और अफ्रीका के, जो उस समय आजाद हुए थे, वो राष्ट्र अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहते थे और वो इस अंतरराष्ट्रीय संघर्ष को भी कम करना चाहते थे कि अंतरराष्ट्रीय संघर्ष नहीं हो, विश्व शांति का माहौल बने, वातावरण बने, जिसमें, क्योंकि इन लोगों का मुख्य लक्ष्य, जहां इनका मुख्य लक्ष्य दोनों का विश्व की नेतृत्व को लेकर था कि विश्व का नेतृत्व ये चाह रहा था कि साम्यवादी विचारधारा के रूप में सोवियत संघ करे, तो यूएसए चाहता था कि लिबरलिज्म के रूप में उदारवादी जो पूंजीवादी है उसके लीडर के रूप में यूएसए करे। तो इनका झगड़ा तो था लीडरशिप का, वर्ल्ड में अपनी शक्ति स्थापित करने का, शक्ति का केंद्र बनने का, लेकिन इन राष्ट्रों का लक्ष्य था विकास का। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि विकास वही है जहां शांति है, सकारात्मकताएं हैं, जहां नकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं हो। जब ऐसी स्थिति हो तो इन राष्ट्रों का उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति हो, विकास की बातें चले, व्यापारिक उत्थान की बातें चले, और ये अपने हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति की पालना कर सके। और इसके लिए मैंने आपको पूर्व में बताया था कि इन्होंने 1955 के जो बार्डुंग सम्मेलन था, उस बार्डुंग सम्मेलन में ये विचार सामने आए, और विचार सामने आने के बाद में इन एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों ने 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो एक आधारशिला रखी एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की, उसको स्वीकार करते हुए इनके प्रणेता के रूप में नेहरू, नासिर, टीटो की जो एक विचारधारा थी, उनके आधार पे गुट निरपेक्ष आंदोलन का विधिवत शुभारंभ होता है 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में। ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि एक जो जन्म का बहुत बड़ा कारण था, गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना का जो एक बड़ा कारण था, इसके उदय का एक बड़ा कारण था, वो क्या था? सोवियत संघ और यूएसए के बीच की प्रतिस्पर्धा। तो अब चूंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो एक तो इसलिए प्रश्न इस पे उठाया जाने लगा कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब गुट ही नहीं रहे, तो फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता क्या है। इसलिए यह प्रासंगिकता का प्रश्न आके खड़ा हुआ है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रासंगिकता का प्रश्न आके क्यों खड़ा हुआ। तो इसका एक कारण यह है। दूसरा जो बड़ा कारण था कि इसके साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, तो ये जो शीत युद्ध का अंत हो गया, ये दूसरा कारण है। तो सोवियत संघ का विघटन और उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे शीत युद्ध का समाप्ति हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या अब गुट निरपेक्ष आंदोलन को बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके पक्ष में आपको चीजें बतानी है कि अभी आपको क्या लगता है, आप विश्लेषण करिए, और अधिक इसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं या इसको समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं इसकी चुनौतियों के ऊपर, इसकी प्रासंगिकता के ऊपर। तो सबसे पहली चीज जब हम बात करते हैं कि इसकी प्रासंगिकता आज भी बरकरार है, यद्यपि यह प्रश्न 1991 के बाद में 1992 में जो सम्मेलन हुआ, उसी में यह प्रश्न खड़ा हो गया था
कि क्या अब हमें समाप्त कर देना चाहिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, लेकिन उस समय इसको लोगों ने माना कि नहीं, हमें अभी इसको समाप्त नहीं करना। और जैसे जैसे आप देखते हैं समय बदलता गया है, आपको केवल इतना सा ध्यान में रखना है कि सबसे पहली हम बात करें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिन कारणों से उत्पन्न हुआ था, जो ये बड़ा कारण था, उन कारणों में से ये कारण समाप्त हो गए, लेकिन जिन उद्देश्यों के लिए बना था वो उद्देश्य आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल जो राष्ट्र हैं, जिनको आप जानते हैं थर्ड वर्ल्ड के रूप में हम कहते हैं, उस समय तीसरे दल के रूप में, तीसरा गुट एक तरीके से आप कह सकते हैं, उस समय बना था। तो विकासशील राष्ट्रों के सामने जो चुनौतियां विकसित राष्ट्रों की है, वो वही चुनौतियां हैं जो तत्कालीन समय में शीत युद्ध के दौर में इन दो महाशक्तियों से थी। इसका मतलब क्या है कि अभी भी हमारे जो चुनौतियां हैं इन विकासशील राष्ट्रों के सामने, वो चुनौतियां वैसी की वैसी बरकरार है। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यहां आप इसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन उस समय इन दो महाशक्तियों के विरोध में, एक तरीके से कह सकते हैं आप, विरोध क्या, एक तरीके से इनसे बचाव के लिए, इनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सकारात्मक नीति के रूप में उत्पन्न हुआ था, आज वही चुनौतियां अब किससे है? विकसित राष्ट्रों से है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं विकसित बनाम विकासशील राष्ट्र, ये जो एक नया एक अवधारणा है, जो हम देखते हैं कि उस समय जो चुनौतियां थी उपनिवेशवाद की, और आज एक नए रूप में नव उपनिवेशवाद जिसे हम कहते हैं, उस रूप में वो चुनौती फिर हमारे सामने आ गई है। तो उन सब का यदि कोई सामना कर सकता है तो उसके लिए फिर इन राष्ट्रों को एक रहना पड़ेगा, इनको अपने हितों के लिए एकता के सूत्र में बंध कर डिसीजन लेने पड़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत इन विकसित राष्ट्रों को दिखानी पड़ेगी। और वो ताकत दिखाने का एकमात्र मंच यदि आज कोई है तो वो यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मूवमेंट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो संगठन है, नाम जिसे हम कहते हैं, वही है। अतः इस दृष्टिकोण में भी हम देखें तो विकसित बनाम विकासशील राष्ट्र की जो नवीन चुनौतियां हैं, जिनमें विकसित राष्ट्र हैं वो किस तरीके से विकासशील राष्ट्रों पर अपने जो डिसीजन जो थोप देते हैं, वो उन चीजों को इनको दूर करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता है। ठीक है ना? आपने पूर्व में देखा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विकसित राष्ट्र वो हमेशा अपने हितों को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हैं। मतलब एक तो प्राथमिकता देना तो चलिए क्लियर है कि हर व्यक्ति अपने हितों को प्राथमिकता देता है, हर राष्ट्र अपने हितों को प्राथमिकता देता है, लेकिन सर्वोपरि प्राथमिकता की हर स्वरूप में, चाहे सामने वाले का कितना भी नुकसान हो जाए वो, और सामने वाले को हर बात पर गलत ठहराना या सामने वाले को ही कंट्रोल करना, ये जो स्थितियां विकसित राष्ट्रों की आई विकासशील राष्ट्रों पर, ये बड़ी खतरनाक थी। और इनसे फिर जो मैंने बताया ना कि इनका जो मूल लक्ष्य था विकास और स्वतंत्र विदेश नीति का, ये फिर प्रभावित होता है, आज भी हो रहा है। तो इसकी रक्षा के लिए इसकी प्रासंगिकता बरकरार है। और आपने देखा है कि इनका जो दबाव था उसी का परिणाम था 1 जनवरी 1995 को जो WTO का गठन हुआ, वो धीरे धीरे इन्हीं विकासशील राष्ट्रों की एकता का परिणाम था कि इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नियम बनाने पड़े, एक ऐसी संस्था की स्थापना करनी पड़ी जो निष्पक्ष रूप से विकासशील और विकसित राष्ट्रों के हितों को समान दृष्टिकोण से देखे। यद्यपि अभी भी काफी संशय इस पे होता है, प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो कारण उसका वही है कि विकसित राष्ट्रों का इन पर काफी कब्जा है। और विश्व में आपको ध्यान में है कि जब तक विकसित राष्ट्रों का धन और तकनीकी पर जब तक कब्जा रहेगा, तब तक ये हमेशा इस तरह की चीजें करते रहेंगे। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे जो मंच है, उस पर जो विकासशील राष्ट्रों की एकता है, वही केवल अपने हितों की रक्षा कर सकती है। तो आप पहला तो ये बताइए कि वैश्वीकरण के दौर में, ये जो वैश्वीकरण का दौर है जिसमें गरीब और विकासशील जो राष्ट्र हैं, जो आर्थिक और तकनीकी प्रतियोगिता में पिछड़ रहे हैं, उनको अपने हितों के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने आर्थिक हितों की व्यवस्था के लिए जो एक सामूहिकता की जो आवश्यकता है, उस दृष्टिकोण में आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है। और न केवल प्रासंगिकता है बल्कि प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है, ये मान लीजिए आप। ठीक है ना? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कमजोर नहीं होने देना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को यदि कमजोर हो गया तो विकसित राष्ट्रों की
से आने वाली कई प्रकार की चुनौतियों को इन विकासशील राष्ट्रों को इस एकता के अभाव में झेलना पड़ेगा। तो पहले तो आप एक ये बता सकते हैं, ठीक है ना। तो विकसित बनाम विकासशील राष्ट्र हैं जो जिनमें समय समय पर विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप कर देते हैं। तो ये भी एक स्वतंत्र विदेश नीति में कभी जलवायु कंट्रोल के नाम पर आप देखते हैं, कभी जलवायु कंट्रोल के नाम पे कर रहे हैं, कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पर उसमें दखलंदाजी दे रहे हैं, कभी मानव जो आपके आतंकवाद के नाम पर ये उनमें दखलंदाजी देते हैं और इनमें इंटर हो जाते हैं ये विकसित राष्ट्र जहां भी इनको अपने हित दिखाई देते हैं। तो इन सब के इस तरह की घटनाओं का विरोध फिर वही बात है कि केवल सामूहिकता के आधार पर ही किया जा सकता है। और ये जो सामूहिकता है ये नाम जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसी के माध्यम से होगा। तो आप वैश्वीकरण के दौर में आप बता सकते हैं कि वैश्वीकरण के जो इस व्यवस्था में नाम की प्रासंगिकता फिर बरकरार हुई है। तो विकसित बनाम विकासशील राष्ट्र और वैश्वीकरण में आप बता सकते हैं कि वैश्वीकरण के दौर में नाम है वो एक सशक्त माध्यम बनता है विकासशील राष्ट्रों के हितों की रक्षा करना, ठीक है। तो इस दृष्टि से इसकी प्रासंगिकता आज भी बरकरार है, ठीक है। तो एक तो आप बहुत बड़ा कारण जो है ये बता सकते हैं कि अभी भी जो उद्देश्य थे विकास और स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन का, वो उद्देश्य आज भी विकसित राष्ट्रों द्वारा उनके हनन की संभावनाएं हैं। इसलिए इन राष्ट्रों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से एक रहना चाहिए। और कारण मैंने आपको कल भी बताया था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो राष्ट्र हैं, जो 120 राष्ट्र जब प्रतिनिधि सभा में एक साथ बोलते हैं किसी मामले को लेकर, तो वहां निश्चित रूप से विकसित राष्ट्रों को झुकना पड़ता है। तो ये इस दृष्टिकोण से इसकी प्रासंगिकता बरकरार है। दूसरा, हम देखें कि इनडायरेक्टली आज भी कई ऐसी जो घटनाएं, जो युद्ध को प्रोत्साहित करने वाली जो घटनाएं हैं विकसित राष्ट्रों द्वारा, तो उनको रोकने के लिए विकासशील राष्ट्रों के एक आप कह सकते हैं कि जो एक नैतिक दबाव है वो बनाए रखना आवश्यक है इन राष्ट्रों के ऊपर। तो वो नैतिक दबाव किसके माध्यम से बनाया जा सकता है? वो इसी नाम के माध्यम से बनाए जा सकता है। और देखिए, मैं अभी फिर आपको कहूंगा कि यदि आप और इस प्रश्न को अच्छे करना चाहें तो आप जो अभी हाल ही में जो बाकू घोषणा पत्र 18वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था नाम का, ठीक है, तो ये जो बाकू घोषणा पत्र है इसको आप जरूर पढ़िए। बाकू घोषणा पत्र को जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें उन्हीं सारी चीजों को दोबारा दोहराया गया है जो सारी चीजें ये बताती है इसकी प्रासंगिकता को। इन्होंने अपने सारे उद्देश्य एक बार दोबारा से, जो अब नवीन जितने भी उद्देश्य हैं जिनको लेकर नाम, क्योंकि ये धीरे धीरे जो संगठन करता है उनको भी लगने लगा कि कुछ लोग हैं वो धीरे धीरे से एक तरीके से उदासीन होते जा रहे हैं, केवल नाम मात्र के प्रतिनिधि वहां पे आ रहे हैं, मुखिया वो नहीं आ रहे हैं। तो ये समस्याएं आप देखेंगे कि ये आई है। और भारत जैसे बड़े राष्ट्रों ने भी जब धीरे धीरे उनको लगा कि ये भी थोड़े थोड़े साइड में होते जा रहे हैं, तो उन्होंने ये बाकू घोषणा पत्र में इस चीज को विशेष वेटेज दिया और एक बार दोबारा से उन्होंने बाकू घोषणा पत्र में वो सारी चीजें लिखी है जो वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रासंगिक बनाती है। तो आप निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अभी जो काफी मैगजीन्स उस समय की हैं, जो नवंबर 2019 की जो मैगजीन्स, क्योंकि ये 25 से 26 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना, 25 से 26 अक्टूबर 2 दिन 2019 को ये बाकू सम्मेलन जो अजरबैजान में हुआ था उसका घोषणा पत्र आपको देखना है। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसको मुख्य मुद्दा बनाया गया था। और उसके बाद में जो जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के लेकर अभी नाम को काम करना है, नाम को और ज्यादा उन पे अपना एक प्रभावशाली जो रोल अदा करना है, वो सारे मुद्दे बाकू घोषणा पत्र में शामिल किए गए हैं। तो आप इस बाकू जो घोषणा पत्र है इसको जरूर आप लोग पढ़िए ताकि इसकी प्रासंगिकता और भी ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो कुछ और बिंदु इसमें बचे हैं प्रासंगिकताओं के, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में जो प्रासंगिकता है उसके कुछ और बिंदु जो बचे हुए हैं उन पर भी हम चर्चा नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें करेंगे। लेकिन आप अभी इन 2-3 चीजों को विशेष रूप से ध्यान में रखिए। नंबर 1, स्थापना के कारण जरूर बदले हैं लेकिन उद्देश्य नहीं बदले हैं। विकासशील राष्ट्रों का एक सशक्त
आंदोलन यदि है या एक मंच है तो वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। विकसित बनाम विकासशील का जो दायरा बढ़ता जा रहा है, उसमें विकासशील राष्ट्रों के हितों की रक्षा जो वैश्वीकरण के दौर में है, उस क्षेत्र में अभी आज भी प्रासंगिकता बिल्कुल बरकरार है। इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप विभिन्न राष्ट्रों के मध्य है, उनमें विकासशील राष्ट्रों के हितों का एक तरीके से सशक्त माध्यम है, वो आज भी इस जो एक नैतिक दबाव जो विकसित राष्ट्रों पर है, वो केवल नाम जैसे संगठनों के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, बाकी जो कारण है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।